हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है, जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 5 चैप्टर करने वाले हैं। लेकिन ये 5वां चैप्टर जो है वो आपकी सेकंड बुक में है। तो टोटल इसमें 12 चैप्टर हैं, 4-4 करके डिवाइड है। पहला 4 चैप्टर जो है वो आपकी एक बुक में है, जो हम फिनिश कर चुके हैं, और 4 चैप्टर हमारी दूसरी बुक में है, ठीक है, जो हाथ से हम शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा 4 चैप्टर और हैं जो तीसरी बुक में है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये सेकंड बुक का वैसे तो पहला चैप्टर है, लेकिन डिवाइड किया गया है 12 चैप्टर में, तो ये 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ के चलिए, बस बुक को जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया, 3 बुक्स में बांट दिया गया। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें लिखा हुआ है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, और लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो अभी अगर आपने इससे पहले के चारों वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप पहले देख लीजिएगा, फिर हम आज से आप स्टार्ट करिएगा। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्लस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिलता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पान के पत्ते दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इसका क्या राज है, अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। वे जो किसी नए स्थान पर जाते अथवा बस जाते, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि वे सभी यात्राएं करती थीं, सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों से नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया। और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बार्नियर, जो 17वीं शताब्दी में आया था। ये है नारियल। कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों को असामान्य माना है। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों और प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नज़रिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसे कि हम देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अल-बरूनी तथा किताबुल हिंद। अल-बरूनी तथा किताबुल हिंद, ख्वारिज़्म से पंजाब तक। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में 973 में हुआ। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और देखो यहाँ पे क्या है, उज्बेकिस्तान 973 में हुआ। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह
प्लेटो तथा यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अलबरूनी भी उनमें से एक था। वो बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे ये शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अलबरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अलबरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि 1500 से पहले भारत में अलबरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर ग्रंथों का यहाँ पर अलबरूनी के उद्देश्य है। तो अलबरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करने चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। ठीक है, ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। तो कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अलबरूनी भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया है। ठीक है, मापतंत्र क्या होता है? तो मापतंत्र विज्ञान, मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। अब बात करते हैं हिंदू की। तो हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल-हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घोतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखिए, चित्र को देखिए ध्यान से। देख लिया। अब किताबुल हिंद के बारे में बात करेंगे और बैकग्राउंड में जो भी आपको नॉइस आ रहा है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पास के ही एक घर में शादी है तो म्यूज़िक बज रहा है, इसलिए मैं बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रही हूँ ताकि आपको कम से कम सुनाई दे। हालांकि खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हैं मैंने, लेकिन फिर भी अगर आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर मारिएगा। अरबी में लिखी गई अलबरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अलबरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वो संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। उसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वो उनमें सुधार करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं।
घोंसले से निकलता पक्षी, इसके बारे में पहले पढ़ लें। तो इब्ने बतूता का रिहला, तो इसको पढ़ने से पहले इसमें एक रिहला में एक उदाहरण दिया हुआ है, घोंसले से निकलता पक्षी, उसको पढ़ लेते हैं। अपने जन्म स्थान तंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी से प्रभावित होकर, इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इब्न बतूता का रिहला, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वो नए नए देश और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वो इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वो मालदीव गया, जहां वो 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वो मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वो बंगाल और असम भी गया। वो जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी का ये मुगल चित्र है, जहाँ पर डाकू जो है वो यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, ये चित्र देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाव में यात्री, बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला है ये, लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी की। ठीक है, तो नाव में यात्री हैं, बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा करी और वो बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृतांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृतांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वो विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी।
बात करते हैं एकाकी यात्री की। तो लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री ग्रहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रेहला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अतः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। अब यहाँ पर ये एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप जो है वो अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता के द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा, जैसे त्रिमिद, अंदखोय, बाक, कुंद्रुंज, परवान, काबुल, गजना, कंधार, अजुदाहन, मुल्तान, उजा, अबूहर, सरस्वती, हंसी, सतलुज, देहली, सिंधु, लाहौरी। यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों के द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वो अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वो रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा की थी। जब वो वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का और अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन और कान और आंख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण, जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, दिए गए असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र है, 18वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। तो 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अलबरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत में सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र है 17वीं शताब्दी के एक चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में
व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 के बाद ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी जियो बैप्टिस्ट टैवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वो विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वो मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वो 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार में नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा करी और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वो सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे, उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। अब यहाँ पर भारतीय पोशाक में टैवर्नियर का एक चित्र दिया हुआ है। मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा और एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो अब सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और ये झोला भी एक लंबे चौड़े और सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का शाक पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती है। भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाब ने 1750 के बाद जब शेख इतिसमुद्दीन और मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था और 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी में पुनः मुद्रित हुआ था। ये अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले समानता प्रकाशित नहीं होते थे कि पूरी तरह विपरीत था। आगे बढ़ते हैं।
विशाल पहुंच वाली एक भाषा। पहले इसको पढ़ लेते। तो संस्कृत के विषय में अलबरूनी ये लिखता है कि यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की से पार पाना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों और विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। एक अपरिचित संसार की समझ, अलबरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा, समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, समानता उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अलबरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा करी है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी और उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियाँ तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अलबरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। तो अलबरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्णों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वो ये दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने ये दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने अपवित्रता को मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वो वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अलबरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अलबरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से 216 से 432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वो पूछता है कि फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफ़ी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था। तो अलबरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करते हैं: सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है ब्रह्म के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों में अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्म की जंघाओं से हुआ था, शूद्र जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था, और अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है। लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गाँवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था के विषय में अलबरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंतज्य, शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों में समानता या अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था।
इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा और शहरी केंद्रों को विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे कि तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पाम, दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। मानव सिर जैसे गिरीदार फल। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। इब्न बतूता के द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल उसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि ये है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। नेक्स्ट, इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों और अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से उद्धत किया गया था, का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैली घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र और घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार और पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के आसपास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाजा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है और गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली और जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब है और नीचे बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा है। यहाँ पर ये जो चित्र है ये एक तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए हैं इस चित्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग ये तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने ये भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। बाजार में संगीत। यहाँ इब्न बतूता के द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। ये सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती हैं। वो सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था, गुंबद से उतरकर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया है? संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। उससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। अब यहाँ एक विचित्र देश 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वो मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिससे उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। ये वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदमकद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था कि वो मानो देख सकती हो। इस शिल्प पर कारीगरी के क्या कहने। घोड़े पर और पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता था, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों के द्वारा चालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और ये 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र और दूसरे में घंटियों सहित छड़ लिए वो क्षमता अनुसार तेज भाग
भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वो छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच पाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। ये पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वो उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवी वर्गों को प्रभावित करने का था, ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि वो ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वो सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वो निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। समानता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे ये लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो उसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और उसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। व्यापक गरीबी। पेलशर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वो भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वो कहता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका, जो भूमि के रखरखाव और बेहतरीन के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई है, सिवाय शासक वर्ग के। गरीब किसान। यहाँ बर्नियर के द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उद्धरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों को मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि सत्यम निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अक्षायों को स्वीकार नहीं करते थे। 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की ढांढता को दृढ़ता प्रदान की।
इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाममात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज ये इंगित नहीं करता कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजतत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में ये ना तो लगान था न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार ये था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने ये तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था, और जब तक अधिदेश की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती है, उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। ये एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का ये चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक ओर बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक बलाहार। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। ये देखो, ये चित्र है सोने का चम्मच जिसमें पन्ने और मणिक जड़े हुए हैं। मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का ये एक अच्छा उदाहरण है। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन इसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वो कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वो ये भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वो एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए, जिसमें कृषि और शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। ये ध्यान देना जरूरी है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास और नील, कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहाँ तक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी,
कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों और विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। ये औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे। उसने ये भी सुझाया कि उनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे: उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों और व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक और बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों की भी नियुक्ति करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्री और लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी और अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः ये असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। ठीक है, तो अब फिनिश करने से पहले हमने जो जो चीज़ें छोड़ी हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राजकीय कारखाने के बारे में पढ़ लेते हैं। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्था से कार्यरत रहते हैं, एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी और जूते बनाने वाले,
वाले, छठे में रेशम, जरी और महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चेषक नियमित ढंग से उनका समय बीत जाता है और कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वो पैदा हुआ था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ दासियों के बारे में तो इब्न बतूता हमें बताता है कि ये सम्राट की आदत है हर बड़े और छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वो महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं और दासियों के पास जो भी जानकारी देती हैं वे उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। अब बात करते हैं सती बालिका की। ये संभवतः बनियर के वृतांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वो असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वो भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। अब आपने देखा होगा कि यात्री वृतांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृतांतों में हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देख जाते हैं कि उन्हें इन वृतांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये चित्र है मथुरा से मूर्ति का एक नमूना, जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। अब काल रेखा पढ़ लेते हैं। तो कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े: 10वीं-11वीं शताब्दी 973 से 1048 मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-बरूनी उज्बेकिस्तान से, 13वीं शताब्दी 1254 से 1323 मार्को पोलो इटली से, 14वीं शताब्दी 1304 से 77 इब्न बतूता मोरक्को से, 15वीं शताब्दी 1413 से 82 अब अब्द अलू रज्जाक कमाल अल-दीन इब्न इमहाक अल समरकंदी समरकंद से, 1466 से 72 भारत में बिताए वर्ष। अफानसी निकितिन 15वीं शताब्दी रूस से, 16वीं शताब्दी 1518 भारत की यात्रा। दूरते बारबोशा मृत्यु 1521 पुर्तगाल से, 1562 मृत्यु का वर्ष। सैयदी अली रईस तुर्की से, 1536 से 1600 अंतोनियो मानसेरेते स्पेन से, 17वीं शताब्दी 1626 से 31 भारत में बिताए वर्ष। महमूद वली बल्खी बल्ख से, 1600 से 67 पीटर मुंडी इंग्लैंड से, 1605 से 89 जियो बैपिटस टैवनियर फ्रांस से, 1620 से 88 फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से। यहाँ कोई अन्य संकेत नहीं है, तिथियाँ यात्रियों के जीवन काल को बता रही हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो बस शेयर लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगते हैं आपको लेसन्स और मेरा तरीका। कहीं बहुत फास्ट तो नहीं चल रही हूँ। फास्ट चलने का एक रीज़न यही है कि हमारा एग्ज़ाम जनवरी पे लगा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट से कंप्लीट हो जाए ये 12th वाली बुक, और फिर उसके बाद हमारा जो पॉलिटी बचा हुआ है उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं कल अपना लेसन नंबर 6 में। इस बुक का लेसन 2 है और वैसे लेसन नंबर 6। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।